बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आज हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूगेशन डिस्कस, सबसे पहले आज हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन है और लैमिनार एयर फ्लो है एंड नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगेशन. What is centrifugation? Actually, when we are trying, we work on the some mixture in the laboratory. Then one objective is to separate the mixtures into its component. ठीक है, तो हम लोग उसके लिए जो टेक्निक यूज करते हैं that is centrifugation. We know that centrifugation. What is centrifugation? Centrifugation is a technique in which we separates the component of mixtures. ठीक है, मतलब कोई सपोज वी हैव सम मिक्सचर, उसको हमें उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट करना है, तो हम लोग उसको सबसे पहले प्रेफर करते हैं सेंट्रीफ्यूज करना. एंड सेंट्रीफ्यूज इज अ इंस्ट्रूमेंट एंड सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस. ओके, इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में कि हम लोग कोई मिक्सचर, जो भी हमारे पास मिक्सचर है, उसको ट्यूब्स में लेते हैं, डिफरेंट ट्यूब्स में. उसके बाद उसको जो सेंट्रीफ्यूज होता है उसमें लगाते हैं. फिर हम लोग उसमें जो एक फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फोर्स कि हम कितना फोर्स उसमें अप्लाई कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो हमारे मिक्सचर्स रहते हैं वो सेपरेट होते हैं, या जो हमारे सॉल्वेंट्स रहते हैं, सॉल्यूट्स रहते हैं, वो सेपरेट होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं. जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी इजीली और उतनी रैपिडली जो है जो हमारे सॉल्यूट्स हैं वो सेपरेट होते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, इसका जो हम लोग प्रिंसिपल देखें तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इज टू फोर्स द डेंसर पार्टिकल्स टू द बॉटम. जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हैवी कोई ब्रिक हम लोग लेते हैं, हैवी स्टोन लेते हैं, तो वो जल्दी ड्रॉप आउट होता है. ठीक है, वो जल्दी गिरता है एज कंपेयर टू लाइटर. अगर हम पेपर को एयर में फेंकते हैं तो वो धीरे धीरे नीचे जाता है एज कंपेयर टू कोई स्टोन फेंकते हैं. तो यही चीज है, अगर हम जितना हमारा पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस जो हमें डिफरेंशिएट करना है, जो हमें आइसोलेट करना है, जो हमें सेपरेट करना है, वो जितना डेंस होगा वो उतनी जल्दी सेपरेट होगा. और उसमें क्या रहेगा, उतना फोर्स उसके अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करते हैं जो हमारा सैंपल रहता है. और ये इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है कि हमें किस सैंपल को जो है सेपरेट करना है, मिक्सचर से सेपरेट करना है. उसी के बेसिस पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है और उसी के बेसिस पे हम टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं. जैसे हम लोग नॉर्मल रेगुलेटरी, जो इसका प्रिंसिपल है वो मेनली यही है कि द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर और पार्टिकल्स फ्रॉम द सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, फोर्स हमने अप्लाई किया, उसमें क्या होगा, जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो पहले आइसोलेट होंगे, वो बॉटम में आएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो ऊपर आके धीरे धीरे आइसोलेट हो जाएंगे. जो बहुत ही ज्यादा लाइट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वो सोल्यूशन में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद भी ऊपर जो है वो फ्लोट करते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए एनफ फोर्स शायद हम नहीं, उसमें से नहीं अप्लाई हो पाता है, इसलिए वो सेटल नहीं होते हैं और वो ऊपर सोल्यूशन में फ्लोट करते रहते हैं. अब क्या है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं ये सेडिमेंटेशन क्या होता है. ये नेक्स्ट है, इसका प्रिंसिपल मेन यही मैंने जो अभी बताया कि हम लोग अप्लाई करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है, सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल मींस सेडिमेंटेशन होता है, इसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन ऑफ हाई डेंसिटी पार्टिकल इज सबसे पहले होता है, उसके बाद सेडिमेंटेशन होगा लाइटर पार्टिकल्स का. और इसमें जो होता है मूवमेंट आउटवर्ड डायरेक्शन में. आउटवर्ड डायरेक्शन मींस जब हम लोग ट्यूब लगा के, अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ पिक्चर, ये देखिए. एक तो ये होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज. अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, इसमें जो होता है रोटेशन काफी हाई होता है, थाउजेंड्स ऑफ राउंड पर मिनट्स होते हैं. और ये हमारा हुआ है इस तरह से, हमारे बैंड्स, इसमें जो सब्सटेंस रहता है वो हमारे बैंड फॉर्म में ऐसे जो है वो डिफरेंशिएट होते हैं. मींस जो डेंसर पार्टिकल है वो सबसे नीचे आएगा, देन लाइटर एंड देन मोर लाइटर. और यहाँ पे जो एकदम लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं. और ये देखिए, ये मशीन है, ये हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन है, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन है. जो
जो हायर एडवांस लेबोरेटरीज में यूज होती है, जहां पे डीएनए आरएनए प्रोटीन इस पे वर्क होता है। ये हमारा बेसिक पिक्चर हुआ है सेंट्रीफ्यूज की। ये देखिए, ये क्या होता है, ये ट्यूब्स होते हैं जैसे मैंने बताया, और जो इसमें क्या होता है नीचे बॉटम पे आउटवर्ड डायरेक्शन में ये क्या होता है, जब ऐसे ऐसे रोटेट होता है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल सेडिमेंट होते हैं, और जो यहाँ पे ये बीच वाले पार्टिकल में सुपरनेटेंट आता है जो लिक्विड पोर्शन है। सपोज अगर हमने किसी वाटर में अगर सॉल्ट हमने डिसॉल्व किया है, तो जो अगर हम सेंट्रीफ्यूज उसको करते हैं तो जो बॉटम आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा बॉटम में, दैट विल बी सॉल्ट एंड इट विल बी द सुपरनेटेंट, दैट इज वाटर। ठीक है, ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूज है जो इसमें पिक्चर दिखाई गई है, ये हमारा एक नॉर्मल लेबोरेटरी में रहने वाला सेंट्रीफ्यूज होता है, जो नॉर्मल लेबोरेटरी में बेसिक सेंट्रीफ्यूज जो होता है। पहले तो कहीं कहीं पे भी बेसिक सेंट्रीफ्यूज में हाथ से हम लोग रोटेट करते हैं, मींस हाथ से हम जितना ज्यादा उस पर प्रेशर लगाएंगे, जितना ज्यादा राउंड्स हम लोग उसमें लगाएंगे, वो उतनी जल्दी सेपरेट होगा। अब क्या है, एक ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, मोटर होती है उसमें, वो मोटर घूमती है और उसमें ये ट्यूब्स जो हम लोग जिसमें सैंपल डाल के लगाते हैं, वो ट्यूब घूमती है और वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस करती है। यहाँ पे देखिए, ये होता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन होता रहता है, ये होती है मोटर जो इसको रोटेशन प्रोवाइड कराती है। ये होती हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, दीज आर द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स एंड दिस इज द सेंट्रीफ्यूज। ये पूरी मशीन होती है, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है, कैसे हम लोग ट्यूब उसमें लगाते हैं और फिर मोशन होता है, ये चीज इसमें दिखाया गया है। ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब हो गई, ये सुपरनेटेंट है। देन क्या होता है, इसमें जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ट्यूब जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, ये ट्यूब आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगी, और जो अभी हमने टाइम सेट किया है 10 मिनट्स फॉर 4000 आरपीएम, सपोज हमने 4000 आरपीएम फॉर 10 मिनट्स किया है, हमें पता है इतने में हमारा जो है ये सेडिमेंटेशन हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगा, तब हम इसको जो है ये स्टॉप हो जाएगी 10 मिनट्स में। फिर ये ट्यूब्स हम लोग बहुत स्लोली से सेंट्रीफ्यूज से निकालते हैं और चेक करते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि अभी हमारा ये प्रॉपर सेडिमेंटेशन सॉल्ट का नहीं हुआ है, मिक्सचर का नहीं हुआ है, देन वी विल अगेन पुट द ट्यूब्स इनटू द सेंट्रीफ्यूज एंड वी विल स्टार्ट अगेन द रोटेशन। ठीक है, एंड सेंट्रीफ्यूज अगेन सेंट्रीफ्यूज करेंगे, बट दिस टाइम हमें ये पता चल गया 4000 आरपीएम पे हमारा ये मिक्सचर सेंट्रीफ्यूज नहीं हुआ है, देन वी विल इनहैंस द राउंड आरपीएम, राउंड पर मिनट्स। ठीक है, जब हम फिर 5000 पे करके देखते हैं, इस तरह से ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस, हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है वो काम करता है। ये जो होती हैं ये ट्यूब्स होती हैं, एपेंडॉफ ट्यूब्स होती हैं, और ये जैसे मैंने बताया ना, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हो रहा है इसमें, क्योंकि इसमें जो हमारे पार्टिकल्स, जो भी मटेरियल है, मिक्सचर है, सपोज डीएनए है, प्रोटीन है, तो इनको सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा 10,000 12,000 आरपीएम पे रोटेट करना पड़ता है। तो ये तो एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग जाते हैं प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूजेस, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस, जैसे मैंने अभी बात किया, ये सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हैंडलिंग भी बहुत केयरफुली करनी पड़ती है। इसकी स्पीड देखिए, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की स्पीड जो है 65,000 आरपीएम होती है, और इस स्पीड पे हम लोग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डीएनए पार्टिकल्स, आरएनए पार्टिकल्स और भी सेंसिटिव जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट्स, या जो भी सोल्यूशन हमने लिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब हम इतने 65,000 या 50,000 15,000 पे जब आरपीएम पे हम रोटेशन करते हैं सेंट्रीफ्यूज का, तो वो सेंट्रीफ्यूज है वो हीट जनरेट करती है। क्यों? क्योंकि दैट इज अ मशीन, और रोटर उसमें जो रोटेट करवाता है दैट इज रोटर, वो हीट होता है। जब इतने 65,000 पे हम आरपीएम पे रोटेट कराएंगे तो हीट होगा, तो उसके लिए इस हीट को और जो हमारे कंपाउंड्स हैं उसकी जो है स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हम अपने सेंट्रीफ्यूज को कूलिंग कंडीशन पे रखते हैं। ये जो सेंट्रीफ्यूज मैंने दिखाया है इसको हम लोग कूलिंग कंडीशन पे रखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो सराउंडिंग्स में ब्लैक आपको रोटर का आउटर सरफेस दिख रहा है, यहाँ पे जो है आपको टेम्परेचर सेट कर देते हैं हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये जो बाहर वाला एरिया है ये जो है कूलिंग प्रोवाइड करता रहता है हमारे कंपाउंड्स को, हमारे मिक्सचर्स को, जो हमें सेंट्रीफ्यूज करना है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में एक तो आरपीएम बहुत ज्यादा हाई होता है एंड हम लोग इसको कूलिंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हीट। क्यों? क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव वाले हम लोग यूज करते हैं। जैसे सपोज मैंने बताया डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जो कि जो है हीट होने से ये डीनेचर हो जाते हैं।
ठीक है, और ये एनालिटिकल वर्क के लिए भी होता है। किसी एनालिटिकल वर्क से डिफाइन करेंगे, मैं करना चाहूंगी। एनालिटिकल मींस कोई कंपाउंड की हमें अगर स्टडी करनी है, और प्रिपरेटिव वर्क के लिए भी होता है, अगर कोई कंपाउंड के लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। फिर आता है नेक्स्ट लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। लो स्पीड मींस जो नॉर्मली लैब्स में हमारे प्रेजेंट रहता है, और जिसमें जो है ज्यादा सेंसिटिव कंपाउंड्स को हम लोग यूज नहीं करते हैं। मिनिमम जैसे कोई सॉल्ट है उसको सेपरेट करना है, या फिर वही जैसे मैंने बताया सैंड और वाटर का मिक्सचर है उसको सेपरेट करना है। तो इसमें ये सारे वर्क जो हम लोग लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज में करते हैं, और इसमें हम लोग मैक्सिमम 4 to 5,000 आरपीएम स्पीड ही प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि और ये जो है रूम टेम्परेचर पे वर्क करता है। क्यों रूम टेम्परेचर पे वर्क करता है? क्योंकि हम इसमें जो है ज्यादा कोई सेंसिटिव कंपाउंड्स यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें टेम्परेचर कंट्रोल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब क्या आता है, जो सेंट्रीफ्यूज मोटर होती है हमारी, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया है, ये जो मोटर होती है, इसको रोटर मतलब रोटर बोलते हैं। मोटर जो बेसिकली रोटेशन का काम करती है, ये जो इस वाला ये जो होता है ना सेंट्रीफ्यूज, जो मैंने अभी आपको बताया है इस वाले पे, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज पे फिक्स एंगल होता है, स्विंगिंग बकेट होता है। फिक्स एंगल क्या होता है? जो रोटर होगा उसमें आपकी ट्यूब्स एक ही डायरेक्शन में हम लगा देंगे, दैट विल बी फिक्स एंगल। ठीक है, फिर दूसरे टाइप का जो रोटर होता है, सेकंड टाइप, दैट इज स्विंगिंग बकेट। स्विंगिंग बकेट में क्या होगा, नॉर्मली ऐसे ऐसे रोटर है, हमने उसमें ट्यूब्स लगाई, जैसे ये वाला है ना, ये ट्यूब्स हमने, इसमें क्या है, सपोज अगर ये फिक्स रोटर है तो ये इसी डायरेक्शन में सारी ट्यूब्स आपकी मूव करती रहेंगी, इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेंगी। बट अगर यहाँ पे स्विंगिंग रोटर है तो क्या होगा, ये पहले ये एकदम स्ट्रेट ट्यूब्स हम इसमें सेट करेंगे, फिर जैसे ही हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे ये पूरी अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे पैरेलल हो जाएगी। इस डायरेक्शन में पूरा पैरेलल हो जाती है। इसके ये जो मोटर होती है इसके पूरे पैरेलल होके ये फिर सेंट्रीफ्यूज करती है मिक्सचर्स को। तो यहाँ पे मोटर जो हमने दो रोटर्स बताए हैं वो दो इसी तरह के हैं, फिक्स्ड एंगल एंड स्विंगिंग बकेट। इसमें बस डिफरेंस यही है कि स्विंगिंग बकेट्स में ट्यूब्स एकदम पैरेलल होके मूव करती हैं, और फिक्स्ड एंगल में जिस एंगल पे रोटर फिक्स होगा, एक जो सॉकेट्स होंगे ट्यूब्स के लिए वो उसी में रोटेट करेगी। सिंपल बस डिफरेंस इसमें यही है। दोनों का पर्पस सेम है कि टू सेपरेट आउट द मिक्सचर्स। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल्स इसका हम लोग जहां ये जो यूज करते हैं लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द रेड ब्लड सेल सेपरेट करते हैं। जब भी हम ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स लेते हैं तो उसमें से हमें प्लाज्मा और अगर आरबीसी सेपरेट करनी है तो हम लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन क्या है, अगर हमें डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आरबीसी को हमें इंटैक्ट रखना है तो हम लोग फिर इसको कूलिंग कंडीशन के लिए प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, बस आरबीसी जो ब्लड सैंपल्स आया उसको आइस बॉक्स में रखते हैं और सिंपल सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं टू सेपरेट आउट द प्लाज्मा एंड आरबीसीज। नेक्स्ट आता है हमारा हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस में क्या होता है, ये भी सोफिस्टिकेटेड होता है। क्यों सोफिस्टिकेटेड होता है? क्योंकि जब हम इसमें हाई स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें फिर से इसमें हीटिंग होगी और इसको कूलिंग करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, तो इसमें भी कूलिंग कंडीशंस प्रोवाइड करी जाती हैं इस तरह के हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूजेस में भी। हाई स्पीड इसमें भी टेम्परेचर कंट्रोल होगा, और रोटर जो होते हैं, जो रोटर्स होते हैं इसमें फिक्स रोटर्स होते हैं, इसमें स्विंगिंग रोटर्स नहीं होते हैं। रोटर्स फिक्स होते हैं, उसमें हम लोग अपनी ट्यूब्स लगाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा सेंट्रीफ्यूज है, 50 ट्यूब्स का है, 10 ट्यूब्स का है, 25 ट्यूब्स का है। फिर उसमें फिर से अगेन हम लोग उसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर सेट करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें जो है सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब इसका फिर से वही आता है कि सेंट्रीफ्यूज इसमें क्या स्पीड होती है, 15,000 20,000 आरपीएम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जैसे रोटर की यहाँ हम बात करते हैं, तो जो इसमें फिक्स रोटर होता है तो हमको पूरी की पूरी वो रोटर ही शिफ्ट करना पड़ता है। जैसे हमने बोला ना कि अब इसमें क्या है, 3 तरह के, जो मैं बता रही हूँ 3 तरह के रोटर्स आ गए। एक तो फिक्स्ड एंगल आ गया, स्विंगिंग बकेट आ गया, वर्टिकल रोटर। जो हमारे रोटर्स होते हैं वो उसमें फिक्स रहते हैं। वो जैसे सपोज जो हमारा सेंट्रीफ्यूज है,
ये सेंट्रीफ्यूज है। ये क्या है? ये वर्टिकल रोटर के साथ है। ये जो हमारा रोटर लगा है ये वर्टिकल रोटर है, ठीक है। अब स्विंगिंग रोटर क्या होगा? स्विंगिंग रोटर होगा जब वही जो मैंने बताया ना कि हमने लगाया और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। फ्लेक्सिबिलिटी है कि अलग एक इंडिविजुअल ट्यूब का अलग से सॉकेट होता है, हर ट्यूब का अलग अलग सॉकेट होता है और वो पूरा जो है स्विंग करता है, वो पैरेलल हो जाता है रोटर के। लेकिन इस तरह के जो रोटर्स होते हैं, इसमें जब डिफरेंट रोटर्स हमें यूज करना, जो भी रोटर हमें चाहिए वो डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है। तो उस समय हम क्या करते हैं, ये पूरा रोटर, ये जो स्क्रू दिख रहा है, इस पूरे स्क्रू को लूज करके हम पूरा रोटर निकालते हैं। फिर जो है दूसरा रोटर लगाते हैं, डिपेंड करता है पर्पस पे। फिर दूसरा रोटर लगाते हैं, उसको टाइट करते हैं, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। इसी तरह से ये तो हमारा वर्टिकल रोटर हो गया, स्विंगिंग रोटर हो गया। और फिर उसके बाद जो है ये फिक्स एंगल रोटर। फिक्स एंगल में हमें कौन से एंगल का रोटर यूज करना है, डिपेंड, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमारा पर्पस क्या है, हमें कौन से मिक्सचर को सेपरेट करना है, इस पे डिपेंड करता है। और हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में भी हम लोग कूलिंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। अब क्या है, प्रिकॉशंस इसमें क्या लेते हैं, जब भी हम कोई भी रोटर चेंज करते हैं, जब भी कोई भी रोटर चेंज करते हैं तो इसको चेक करते हैं कि हमारा प्रॉपरली टाइट है कि नहीं। उसके बाद जो सेंट्रीफ्यूज की जो लिड है ये प्रॉपर बंद है कि नहीं। क्यों ये प्रिकॉशन क्यों लेते हैं? बिकॉज कि हमें इतनी स्पीड इसमें देनी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ट्यूब्स वापस से बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि इसमें फोर्स भी लग रहा है, फोर्स लग रहा है, प्लस ट्यूब्स जो है हाई रोटेशन पे रोटेट कर रही हैं, इसलिए हमें ये सारे प्रिकॉशंस इसके लिए लेने पड़ते हैं। ये देखिए ये ट्यूब जो है ना, तो ये फिक्स एंगल है, ये फिक्स एंगल रोटर है, वर्टिकल फिक्स एंगल रोटर है कि इस पर्टिकुलर एंगल पे ही हमारा जो है कंपोनेंट सेपरेट होंगे। क्यों होंगे? और इसका पैलेट कहाँ बनता है? इसका जो हमारा कंपोनेंट रहता है, जो सोल्यूट रहता है, इसका पैलेट भी जो एंगल रहेगा उसके अकॉर्डिंग साइड में बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। जो वर्टिकल पूरे रोटेटर होते हैं उसका पैलेट जो होता है वो नीचे बनता है बॉटम पे। अदरवाइज जो एंगल रोटेटर होते हैं उसका जो है साइड वॉल पे बनता है। इसलिए वॉल पे बनता है कि जब हम इसका सुपरनेटेंट निकालते हैं पिपेट से तो वो जो पैलेट आया हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो साइड वॉल पे करते हैं। और हम ये जो एप एंड ऑफ ट्यूब से उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, या तो हम ऐसे ही उसको डिकेंट कर लेते हैं, अदरवाइज हम माइक्रो पिपेट से उसका जो सॉल्वेंट रहता है उसको डिकेंट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये तीन तरह के मैंने आपको बताया, सिंपल रोटर, सिंपल सेंट्रीफ्यूज, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज एंड हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। तो इसका डिपेंड, सिंपल जो होता है वो हमारे नॉर्मल लेबोरेटरीज में होता है, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज बहुत एडवांस लेबोरेटरीज में होता है और उसमें कूलिंग कंडीशंस रहती हैं। और तीन जो डिफरेंट रोटर होते हैं वो भी तीन तरह से होते हैं। फिर अब क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रोसेस किस किस तरह से होता है, जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसमें पैलेट बनता है। जो भी सोल्यूट हमारा रहता है वो पैलेट फॉर्म में आता है, वो चाहे हम बड़ी ट्यूब्स में यूज करें और चाहे हम छोटी एप एंड ऑफ ट्यूब, ये जो व्हाइट वाली ट्यूब्स मैंने दिखाई थी इनको हम लोग एप एंड ऑफ ट्यूब्स बोलते हैं। ये नॉर्मल ट्यूब्स होती हैं, इनको हम लोग ब्लू कैप ट्यूब्स बोलते हैं, और जो ये ट्यूब्स आती हैं ये एप एंड ऑफ ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि किस तरह से इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्या चीज है। इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशियल पैलेटिंग का क्या मतलब है, यही जो हमारा नीचे सॉल्यूट जो है वो पैलेट फॉर्म में आया है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूज होके आया है, दैट इज पैलेट, ठीक है, वो पैलेट होता है। और जो हमारा ऊपर सस्पेंशन आया है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको सस्पेंशन बोलते हैं या उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं। इस तरह से हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, ये सेंट्रीफ्यूगेशन में इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये ऊपर लिक्विड पोर्शन सुपरनेटेंट है, नीचे जो बॉटम पे मिला है वो हमारा पैलेट फॉर्म में आया है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें पैलेट मैंने जैसे कि बताया कि पैलेट जो है हम लोग या तो बॉटम में आएगा अगर स्ट्रेट सेंट्रीफ्यूगेशन किया है, अदरवाइज साइड वॉल्स में आएगा, ठीक है। साइड वॉल्स का यही होता है कि हमारा जो है उसको डिकेंट करने में इजी हो जाए। उसके बाद आता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया जो नॉर्मल लेबोरेटरीज में। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, किसी ट्यूब में पहले डेंसिटी क्रिएट करते हैं। डेंसिटी जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि डिफरेंट जो वेट हो,
कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूट हम लोग ले रहे हैं उसका जो डिफरेंट वेट होता है उसके बेसिस पे पहले हम लोग डेंसिटी बनाते हैं, ठीक है, ट्यूब्स में डेंसिटी बनाते हैं। इसके लिए बेसिकली हम लोग सुक्रोज लेते हैं या फिर सीजियम क्लोराइड लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले बॉटम में, जैसे हमें पता है सेंट्रीफ्यूगेशन क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूज क्या कर रहा है, हायर डेंसिटी वाले को बॉटम में रख रहा है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, इस तरह से डेंसिटी डिफरेंशिएशन होता है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है वो बेसिकली हम लोग वायरस पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स, राइबोसोम्स, मेम्ब्रेन्स, डीएनए, इन सबको सेपरेट आउट करने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसलिए हमें डेंसिटी ग्रेडियंट बनाना पड़ता है। डेंसिटी ग्रेडियंट हम सीजियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं और सुक्रोज से भी बना सकते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट किया, उसमें हमारा जो भी सस्पेंशन है, जो भी लिक्विड है, उसको हम उसमें टॉप ऑफ ट्यूब्स में डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उसको हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज में लगाते हैं और 15 मतलब जो भी हमें आरपीएम होता है, मेंशन रहते हैं प्रोटोकॉल्स में, उस पे हम लोग उसको रोटेट करवाते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। उस सेंट्रीफ्यूगेशन को हम कूलिंग कंडीशन भी प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा पर्पस होता है राइबोसोम सेपरेट करना, डीएनए सेपरेट करना, आरएनए सेपरेट करना एंड प्रोटीन सेपरेट करना, या कोई बायोमोलिक्यूल्स अदर जो हीट सेंसिटिव हो उसको सेपरेट करना। तो डेंसिटी ग्रेडियंट मैंने बताया, डेंसिटी सीजियम क्लोराइड से डेंसिटी बनाते हैं, हायर लोअर लोअर लोअर, ठीक है। अब जो भी हमारा सैंपल है वो हमने इसमें डाला और फिर हमने रोटेशन शुरू किया, सेंट्रीफ्यूज करना शुरू किया, प्रोवाइडिंग द कूलिंग कंडीशंस। क्या होगा, जो भी डेंसिटी हमारे जो सैंपल्स हैं, जहां करस्पॉन्डिंग डेंसिटी आएगी दोनों की, वो वहीं पे ही हमारा सैंपल स्टक हो जाता है। उसमें जो भी डेंसिटी है, सपोज हमारी डेंसिटी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, तो और जो सैंपल है हमारा उसकी डेंसिटी हमारी 2 है, तो जो 2 डेंसिटी जो करेगी, मैच करेगी, वहीं पे जाके हमारा सैंपल जो है वो स्टक हो जाएगा। और फिर हम क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज स्टॉप होगा और उसको निकाल के फिर हम लोग जो है उसको आइसोलेट कर लेते हैं सैंपल को। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मींस टू प्रोवाइड द डिफरेंट डेंसिटी ऑफ द नोन सॉल्ट, सीजियम सॉल्ट और सुक्रोज, ठीक है। और इसका जो पर्पस होता है, जो इसका एप्लीकेशन होता है, उसका है ये सेपरेशन ऑफ वायरसेस, राइबोसोम्स, मेम्ब्रेन्स, इन सब के सेपरेशन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसका डेंसिटी का यही होता है। फिर नेक्स्ट आता है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। ये आइसोपिकनिक क्या होता है? आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट फॉर्मेशन करेंगे, डेंसिटी, डिफरेंट डेंसिटी फॉर्म करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, इस वाले में किया था ना, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में। इसी तरह से आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में भी हम लोग सीजियम क्लोराइड के थ्रू जो है डेंसिटी, पहले डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं। फिर क्या होता है, इसमें जो भी हम लोग फिर टॉप टू बॉटम हमारी डिफरेंट डेंसिटी रहती है, डेंसिटी ग्रेडियंट प्रोड्यूस किया तो डिफरेंट डेंसिटी रहेगी। फिर जो भी हमारा सैंपल रहता है वो हम इसमें डालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जो हमने आपको बताया, पहले वाला बताया, डेंसिटी ग्रेडियंट एंड आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट पे जो वेटेड, वो तो डेंसिटी के अकॉर्डिंगली अपने जो भी डेंसिटी होगी उसमें जाके जो है वो उस बैंड बनाएगा और सेपरेट हो जाएगा। लेकिन इस वाले में जो आइसोपिकनिक है, इसमें बायोन डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेशन होता है। जो भी हमारा सोल्यूशन है उसकी जो बायोन डेंसिटी होगी वो रिस्पेक्टिव डेंसिटी से के करस्पॉन्डिंग जिसकी होगी वो वहां पे जाके स्टक होगा और फिर जो है ये वहां उसमें बैंड फॉर्मेशन में आएगा और हम लोग उसको फिर सेपरेट करेंगे। इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, मोस्टली मैक्रोमॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हैं। डिफरेंस दोनों में यही है, वहां पे क्या है, आपका सिंपल आपका डेंसिटी ग्रेडियंट है, सिर्फ डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेशन हो रहा है, और आइसोपिकनिक में जो हमारा है वो बायोन डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेशन हो रहा है। इसमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनका सेपरेशन करते हैं। और इसमें हम लोग जो डेंसिटी फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, इसमें भी सीजियम क्लोराइड एंड सोडियम आयोडाइड यूज करते हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट, सिर्फ डेंसिटी ग्रेडियंट में हम लोग सुक्रोज यूज करते हैं और सीजियम क्लोराइड यूज करते हैं। इस तरह से पहले हम लोग डेंसिटी फॉर्म करते हैं, फिर अपना कंपाउंड डालते हैं या अपना जो सोल्यूशन है वो डालते हैं, वो डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट आउट होता है। एप्लीकेशंस इसके क्या होते हैं कि
मैंने बताया किसी मिक्सचर में, कोई मिक्सचर है आपका, उसमें से आपको अगर कोई कंपाउंड आइसोलेट करना है, ब्लड में से प्लाज्मा सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। प्योरिफिकेशन, मैमल सेल्स के प्योरिफिकेशन के लिए करना है, ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करना है। अगर हमें किसी ऑर्गेनेली, सपोज कोई सेल है उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज रहती हैं, हमने सेल वॉल रप्चर करा दिया, फिर हमें उसमें से सेल ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसमें जो है फ्रैक्शंस, डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे। फिर उसको हम लोग इस तरह से डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सैंड को सेपरेट करना है, चॉक पाउडर को वाटर से सेपरेट करना है। नॉर्मली हम लोग बटर निकालते हैं दूध से, उस ये सब जो है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का ही एग्जांपल्स है। इस तरह से हम लोग फॉरेंसिक रिसर्च में भी इसका यूज होता है। ब्लड कंपोनेंट्स को डिफरेंट निकालने के लिए, ब्लड सेल्स जो होती है उनको निकालने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स को जो है सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, सेंट्रीफ्यूगेशन करने का मेन पर्पस है टू सेपरेट आउट द डिफरेंट मिक्सचर्स, सिंपल। और वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप आपको सेलेक्ट करना है, दैट विल डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव, कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लैमिनार एयर फ्लो। हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है लेबोरेटरी में, what is laminar airflow? Laminar airflow is a simple a cabinet which provides a very contamination free zone for the योर एक्सपेरिमेंट्स। और ये लैमिनार एयर फ्लो का मेन यूज माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में होता है और टिश्यू कल्चर लैब्स में होता है। ठीक है, तो जो हमारा लैमिनार एयर फ्लो है उसमें मैं आपको इसका स्लाइड शेयर करती हूँ, फिर आके डिस्कस करती हूँ इसका। दिस इज द लैमिनार एयर फ्लो। ओके, ये आप पहले पिक्चर देखिए। लैमिनार एयर फ्लो में क्या होता है, ये एक कैबिनेट होता है, ठीक है, पूरा क्लोज कैबिनेट होता है, ये पूरा क्लोज कैबिनेट होता है। यहाँ पे साइड में जो है ये ट्रांसपेरेंट वॉल्स होती हैं इसकी, और ये फ्रंट एरिया होता है, जो रेड एरो दिख रहा है ये फ्रंट एरिया होता है, और ये होती है वर्किंग टेबल जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं। ये फ्रंट एरिया होता है, इसमें जो ग्लास लगे हुए होते हैं उसको हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, हाफ और फुल ओपन कर सकते हैं। फिर हम इसमें से यहाँ पे बैठ के इस टेबल का पूरा यूज करके वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये बेस्ड रहता है पूरा एयर शावर पे प्लस फिल्टर्स पे। इसका जो प्रिंसिपल, जो हमारा लैमिनार एयर फ्लो का प्रिंसिपल होता है वो मेनली डिपेंड करता है आपके फिल्टर्स पे और एयर शावर्स पे। ठीक है, हाई एयर्स इसमें सर्कुलेट होती रहती है, प्लस इसमें जो है फिल्टर्स लगे रहते हैं। यहाँ पे देखिए प्री फिल्टर लगा है। सबसे पहले क्या है, ये एयर यहाँ से आएगी, ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे हुआ, ठीक है, यहाँ पे पूरा एयर फिल्ट्रेशन, ये एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम लगा हुआ होता है, ये कंट्रोल सिस्टम रहता है, कंट्रोल पैनल रहता है। इसमें से मैं बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। ये देखिए यहाँ पे ये लैंप लगा हुआ है, लैंप मीन्स लाइट, जो आपको वर्किंग टेबल पे पूरी लाइट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये वर्टिकल फ्लो, यहाँ पे ऊपर भी इसमें एयर शावर्स रहते हैं, जो एयर यहाँ पे सर्कुलेट होती रहती है पूरे इस चैम्बर में, जहाँ पे भी हम लोग वर्क करते हैं इसमें पूरे में एयर सर्कुलेट होती रहती है। ठीक है, अब ये एक्रेलिक प्लेट होती है, जो मैंने ट्रांसपेरेंट प्लेट बताई ना, वो एक्रेलिक प्लेट होती है, ट्रांसपेरेंट प्लेट। ये साइड भी बंद रहता है पूरा, ये साइड भी पूरा बंद रहता है, बस ये फ्रंट साइड जो होता है वो ओपन रहता है। इसको आप हाफ ओपन भी कर सकते हैं और फुल ओपन भी कर सकते हैं। यूजुअली हाफ ओपन करने से कंटामिनेशन के कम चांसेस रहते हैं, इसलिए हम लोग इसको हाफ ओपन करके ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, ये पावर सप्लाई सॉकेट है, ये अपना कनेक्टेड रहता है, ये व्हील्स रहते हैं, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। मेन हमारा आता है कंट्रोल सिस्टम। इसमें क्या क्या पार्ट रहते हैं, इसमें एक तो नॉर्मल लैंप रहता है जो कि आपको लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब आप वर्क करते हैं तो आपको लाइट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर यूवी लैंप्स लगे रहते हैं, और एयर शावर्स रहते हैं। ठीक है, यूवी लैंप्स का क्या काम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमने लेमिनार एयर फ्लो पे काम करना स्टार्ट
करते हैं, सबसे पहले हम इसमें पहले वो चलाते हैं, ब्लोअर इसका चलाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ब्लोअर ऑफ करके हम लोग 15 to 20 मिनट्स इसकी यूवी लाइट ऑन कर देते हैं। यूवी लाइट ऑन करने से क्या होता है, यूवी लाइट ऑन करने से जो इंटरनल इसका जो एरिया रहता है वो पूरा स्टेराइल हो जाता है। ठीक है, क्यों? यूवी लाइट से क्या होते हैं, जो भी माइक्रोब्स रहते हैं, जो भी जो स्पोर्स रहते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। ठीक, यूवी लाइट ऑन करते हैं। अब यूवी कार्सिनोजेनिक होता है, इसलिए हमें क्या करना रहता है, जो हमारी एक्रेलिक की शील्ड रहती है उसको हम पूरा कवर करते हैं, पूरा ये चैम्बर क्लोज करके हम लोग यूवी लाइट ऑन करते हैं और फिर उस रूम को हम लोग 15 to 20 मिनट्स उस रूम से हम लोग बाहर आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यूवी लाइट का हमारा स्टरलाइजेशन पूरा प्रोसेस हो गया। जैसे ही हमने यूवी लाइट ऑफ करी वैसे ही हम इसका जो है एयर शावर ऑन कर देते हैं। एयर शावर इमीडिएट ऑन करते हैं, जिससे कि यहाँ पे कोई भी स्पोर्स या कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पे जो है सर्कुलेट ना हो। ठीक, अब जब हमें वर्क करना है तब हम इसका लैंप ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम जो लेमिनार एयर फ्लो का है, जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। ये जो सरफेस है, ये बॉटम वाला सरफेस, इसको हम लोग इथेनॉल से रिंस करते हैं। ये सारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं जो हम अपना यहाँ पे कोई भी लैबोरेटरी वर्क स्टार्ट करने से पहले जनरली यूज करते हैं। इसको पूरा हम स्टेराइल करते हैं एथेनॉल से 80%, एथेनॉल से 90% एथेनॉल से। फिर जब ये पूरा एथेनॉल इवेपोरेट हो जाता है उसके बाद हम फिर पूरा ये एक्रेलिक शील्ड पूरी कवर करके यूवी लाइट ऑन करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही जो है वो बर्नर होता है जो हमें गैस प्रोवाइड करता है, फ्लेम प्रोवाइड करता है। ठीक, यहाँ पे जो भी काम हम करते हैं वो आपके गैस, उस बर्नर में जो गैस है उसको, उस गैस में हम लोग काम करते हैं, फ्लेम में काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जनरली यहाँ पे गैस का कनेक्शन होता है और बर्नर रहता है, वो फिर फ्लेम ऑन करते हैं, उसमें काम करते हैं। क्यों काम करते हैं उसमें? क्योंकि फ्लेम के सराउंड्स टेम्परेचर हायर रहता है तो कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्लेम रखते हैं। कभी कभी फ्लेम नहीं रहती तो हम लोग स्प्रिट लैम्प भी रख लेते हैं। ठीक, फिर इसका जो प्रिकॉशनरी स्टेप आता है वो हम लोग जनरली इसको ग्लव्स पहन के काम करते हैं। ग्लव्स और जो लैब कोट होता है उसको पहन के काम करते हैं टू अवॉइड द कंटामिनेशन। ये तो एक मैंने बताया कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेके अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। मेनली हम लोग इसमें टिश्यू कल्चर का, और अगर हमें पीसीआर रिएक्शंस लगानी है वो काम करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का काम करते हैं। और जैसे ही हम इसको लेफ्ट करेंगे, ये प्लेस हम लेफ्ट करेंगे, फिर से यहाँ पूरा चैम्बर क्लीन करते हैं और फिर इसको जो शील्ड है वो उसको हम लोग जो है बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर अब हम आते हैं इसके प्रिंसिपल पे। ये हमने देख लिया, इसका स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को पहले इसलिए दिखाया कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब मैंने जैसे बताया ये पूरा चैम्बर होता है, इसमें पूरे में एयर जो होती है वो सर्कुलेट रहती है। फिल्टर्स होते हैं इसमें। ठीक है, फिल्टर्स का यूज इसमें होता है कि टू कैप्चर ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी स्पोर्स हैं, जो भी कंटेमिनेशन है, उसको ये ट्रैप करता रहे। इसीलिए इसमें क्या होता है, जो एयर होती है वो फ्लो करती रहती है, एयर शावर के थ्रू एयर फ्लो करती रहती है इसमें। और जो एयर फ्लो करने का पैटर्न होता है वो पैरेलल लाइन पैटर्न होता है, जो इजिली स्पोर्स को और कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट, कंटेमिनेशन कॉज करने वाली जो भी इसमें इम्प्योरिटीज कॉज करने वाली जो भी अवेलेबिलिटी रहती है, उन सबको एयर जो है वो ट्रैप करती रहती है और एयर ये फिल्टर करते रहते हैं। इसमें इसकी मेन चीज रहती है, इसमें जो फिल्टर रहते हैं दैट इज हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर होते हैं हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। ठीक है, ये जो होते हैं कोई भी एयरबॉर्न इम्प्योरिटीज को अप टू 0.3 माइक्रोमीटर इन साइज ये कैप्चर कर लेते हैं और रिमूव करते हैं। मेन जो हमारा इसका प्रिंसिपल होता है वर्क करने का, कंटेमिनेंट फ्री वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना विद द हेल्प ऑफ फिल्टर्स। हम लोगों ने देखा था एक टॉप फिल्टर रहता है और जो पीछे बैक पोर्शन रहता है वहां पे फिल्टर रहता है और पूरा एयर शावर आता रहता है। एयर मैंने बताया पैरेलल लाइंस में ब्लो करती हैं जो कि इजिली ट्रैप करती हैं एयरबॉर्न जो भी कंटेमिनेंट्स रहते हैं। और फिल्टर, इसका फिल्टर, हीपा फिल्टर, इसका मेन जो है वो मेन
इसका फंक्शन जो होता है वो HEPA फिल्टर पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि 0.3 माइक्रोमीटर साइज तक के भी पार्टिकल्स को ये कैप्चर कर लेता है और कंटामिनेंट फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। मैंने वर्क तो क्या करेंगे, हम जैसे बताया कि हमारा ब्लोअर कंटिन्यूस ऑन रहता है और लाइट ऑन रहती है, ठीक है। जैसे ही आपको काम होता है उसको हम लोग फिर जो कैबिनेट एक्रेलिक शील्ड्स रहती है उसको पूरा जो है बंद करके फिर से हम लोग अपना क्लोज का सब चीजें एयर शावर लाइट सब कुछ ऑफ करके फिर से हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी हम काम करेंगे फिर से सारे प्रिकॉशंस लेंगे और फिर हम लोग इसको क्लीन करेंगे, स्टेराइल करेंगे, फिर वर्क करेंगे, ठीक है। इसमें जो फ्लोरेसेंस लाइट होती है वो मैंने बताया आपको यूवी लाइट होती है, वो प्रोवाइड करने के लिए जो भी इंटरनली जो भी स्पोर्स हैं उन सबको रिमूव करने के लिए आपका पूरा जो है क्लीन होना चाहिए। यूवी लाइट से प्रिकॉशन इसलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक रहता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से एक स्लाइड दिखाती हूँ, इसमें कैसे फिल्ट्रेशन होता है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। ये सबसे ऊपर मैंने दिखाया था ना, फिल्टर पैड्स होते हैं, ठीक है। ये ब्लोअर है, ये फैन है, यहाँ से ये फिल्टर पैड है। ऊपर से जो एयर आ रही है, जो सराउंडिंग से एयर आ रही है वो पहले यहाँ पे फिल्टर होती है फिल्टर पैड के थ्रू, ठीक है। ये सर्कुलेट करके बैक पोर्शन पे जाती है। फिर यहाँ से क्या होता है, ब्लोअर रहता है, यहाँ से कंटिन्यूअस हमारे पास एयर फ्लो होती, एयर ब्लो होती रहती है, यहाँ पे एयर बराबर आती रहती है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, नेक्स्ट ये एयर आई यहाँ पे एंटर करी और पीछे वाले जो HEPA फिल्टर्स होते हैं, ये मैंने पीछे वाला साइड जो है, एक साइड है जहां पे हम बैठ के काम कर रहे हैं एंड द अपोजिट साइड वहां पे हमारा वहां से एयर आती है और उसी के वॉल पे ये HEPA फिल्टर्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चैम्बर, इसलिए ये, और सामने हम लोग जहां बैठते हैं जो मैंने वर्किंग एरिया बताया था वो पूरा स्टेराइल रहता है। With the help of this fan, with the help of this blower and with the help of this filter, first filtration top of the जो टॉप पे है आपके फिल्टर पैड, यहाँ से हुआ एयर ब्लो, एयर आई, सराउंडिंग से एयर आ रही है क्योंकि सराउंडिंग्स की एयर कंटेमिनेटेड हो सकती है। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो बैक में एयर आ रही है ये आपके पास वर्किंग एरिया पे सर्कुलेट होके आ रही है थ्रू द HEPA फिल्टर्स। ये HEPA फिल्टर का यहाँ पे मेन फंक्शन होता है, इसीलिए हम लोग इसके पीछे से बराबर ब्लोअर और फैन ऑन रखते हैं कि एयर ऐसा ना हो कि हम लोग बंद कर दें और हमारा जो है ये कोई कंटेमिनेशन इसमें आ जाए। इसलिए ये मेन इसका फंक्शन यही रहता है HEPA फिल्टर का, कि प्रोवाइड करना आपको कंटेमिनेशन फ्री वर्किंग एरिया प्रोवाइड करना। फिर एडवांटेजेस क्या होते हैं लैमिनार एयर फ्लो के, इसमें क्या होता है, एडवांटेजेस सिंपल ये है कि टॉक्सिक गैसेस नहीं होती हैं और जो आपको इको फ्रेंडली रहता है, ये आप जिस एनवायरनमेंट में वहां पे वर्क कर रहे हैं वो आपके हेल्थ वाइज भी जो कोई भी हार्मफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने वो पूरा एरिया जो है स्टेराइल करके रखा हुआ है। इसमें लैमिनार एयर फ्लो में जो है कोई भी मेंटेनेंस इतनी ज्यादा नहीं रहती है। मेन हमारे जो फिल्टर्स हैं, कभी कभी क्या होता है ये फिल्टर्स पूरे ब्लॉक हो जाते हैं तो इनकी क्लीनिंग होती है। क्यों? क्योंकि हमारी एयर आ रही है, फिल्टर तो कर ही रहा है ना, तो इसके साइज भी बहुत छोटे हैं, तब इसकी क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इसमें कोई इतनी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है और जो हमारा लैमिनार एयर फ्लो होता है वो इनएक्सपेंसिव और इकोनॉमिकल पड़ता है हमें, और एक सबसे सुटेबल जो है वर्किंग प्लेस प्रोवाइड करता है। ये पोर्टेबल होते हैं और इसमें जहां पे भी रखे जाते हैं इसके लिए कुछ चीजें मतलब कंसीडरेशन में रखी जाती हैं। जैसे हमारा एक वहां पे गैस लाइन जो है जरूर होनी चाहिए जिससे हम वो फ्लेम ऑन कर सकें और हमारा जो है उस हीटिंग कंडीशन में काम हो। अब ये क्या करता है, ये जो है एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करता है वो कंटेमिनेशन फ्री रहता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसलिए हम लोग इस तरह के जो सेंसिटिव वर्क होते हैं जिसमें हमें पता है लेबोरेटरी कंडीशन में इजीली कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी माइक्रोब जो इजीली कंटेमिनेशन कर सकता है, तो इसलिए हम लोग माइक्रोबायोलॉजी को और स्पेशली टिश्यू कल्चर वर्क
जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें शुगर हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारे काम हम लोग लैमिनार एयर फ्लो में करते हैं। इवन मैंने बताया जैसे कि पीसीआर रिएक्शंस भी हम लोग लैमिनार एयर फ्लो में ही उसके रिएक्शंस बनाते हैं, क्योंकि अगर एक बार भी किसी भी आपके जो भी मिक्सचर्स रहते हैं, जो भी उसके कंपोनेंट्स रहते हैं, उसमें कोई भी कंटेमिनेशन आ गया तो वो पूरा मिक्सचर बेकार हो जाता है। एप्लीकेशन इसका क्या होता है? वही स्टरलाइज एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना टिश्यू कल्चर के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए प्रोवाइड करना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि कई सारी ड्रग्स का हम जब टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए भी हमें एक स्टेराइल इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी जनरली मतलब मोस्टली हर लैब्स में जो है, अगर जहाँ पे बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बायोलॉजिकल वर्क हो रहा है, वहां पे लेमिनार एयर फ्लो प्रेजेंट रहता है, उसमें हम लोग वर्क करते हैं। इन सब में इतना डिटेलिंग, बस लेमिनार एयर फ्लो की डिटेलिंग इतनी है कि आपका इसमें हिपा फिल्टर रहता है एंड एयर शावर्स रहते हैं। फिल्टर्स जो एयर को कंटिन्यूअस फिल्टर करता रहता है, और जो हमारा वर्किंग एरिया है उसको हम लोग यूवी लाइट के थ्रू जो है स्टेराइल करते हैं। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है, मैंने ये टॉपिक्स दोनों बहुत जल्दी कवर किए हैं, इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादा इतना कुछ बताने वाला नहीं था। बेसिक इसका प्रिंसिपल जो था वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक क्रोमैटोग्राफी का, जिसमें हम लोग ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्रोमैटोग्राफी, व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी, types of chromatography and principles. Chromatography is a biophysical technique. ठीक है, इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को हम लोग उसके कंस्टिट्यूएंट्स कंपाउंड में सेपरेट करते हैं। ठीक, सपोज एक सिंपल आप एक एग्जांपल से पहले समझिए क्रोमैटोग्राफी क्या है। अगर एक नॉर्मली पेपर हम लेते हैं, उसमें कोई भी इंक गिर जाती है और साथ में पानी डालते हैं, तो अगर ब्लू इंक है तो उसमें हम थोड़ी देर बाद देखते हैं उसमें कई डिफरेंट कलर्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये शो करते हैं कि ये जो इंक है वो सिंपल एक कलर की ब्लू नहीं है, इसमें डिफरेंट कलर्स मिक्स है। तो क्या हुआ? ये सेपरेशन हुआ, उसमें जो डिफरेंट कलर्स हैं उनका सेपरेशन हुआ, वो सेपरेट हुए अपने डिफरेंट जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें। तो क्रोमैटोग्राफी जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया, दैट इज बायोफिजिकल मेथड। इसमें डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हम लोग सेपरेट करते हैं। ये सेपरेशन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज पार्टिकल्स, उसमें कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं और उनका साइज क्या है, उनका जो है शेप क्या है, उनकी फ्लोइंग प्रॉपर्टी क्या है, और उनका जो है किस तरह से वो डिफरेंट फेजेस से रिएक्शन दे रहे हैं। गैसेस, जैसे गैस क्रोमैटोग्राफी होती है तो गैस मॉलिक्यूल्स कितने वॉलेटाइल हैं, इसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट क्रोमैटोग्राफीज टेक्निक होती हैं, और उसके बेसिस पे हम डिफरेंट जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनका सेपरेशन करते हैं। ठीक है, और उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ एनालिसिस होता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमैटोग्राफी। ठीक, क्रोमैटोग्राफी की जैसे मैंने बताया डिफरेंट उसकी एफिनिट यूज जो होता है, साइजेस, एफिनिटीज, चार्ज पार्टिकल्स, इन सब के बेसिस पे डिफरेंट टाइप की क्रोमैटोग्राफीज होती हैं। प्रिंसिपल्स, अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है क्रोमैटोग्राफी का? जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग द स्लाइड। ये देखिए, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी और हाउ डज क्रोमैटोग्राफी वर्क। सपोज कोई भी क्रोमैटोग्राफी है, उसमें क्या डिफरेंट पार्ट होते हैं। हमने क्या करते हैं, जो भी हमारा सोल्यूशन रहता है, जो भी सोल्यूशन है, एनालाइट जिसको हम बोलेंगे, एनालाइट रहता है, वो यहाँ से हम इंजेक्ट करते हैं। ये होते हैं कॉलम्स। ठीक है, ये कॉलम्स होते हैं, जो भी हमारा एनालाइट रहेगा वो यहाँ से हम इंजेक्ट करेंगे। इसमें क्या दिख रहा है? दो फेजेस दिख रही हैं, एक स्टेशनरी फेज दिख रही है और एक मोबाइल फेज दिख रही है। क्या होता है? स्टेशनरी फेज होती है जो कि सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। स्टेशनरी फेज मींस दैट इज इमूवेबल।
ठीक है। एक स्टेशनरी फेज होती है जो कॉलम में या किसी बेड्स में आपकी एक सरफेस प्रोवाइड करती है, सरफेस प्रोवाइड करती है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री रहती है किसके, ये कॉम्प्लीमेंट्री रहती है आपका जो एनालाइट है उसके। ठीक है। सपोज अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेशन करना है, ठीक है, हमने कोई एनालाइट दिया जिसमें डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे क्या जो बेड रहेगा उसमें भी डिफरेंट साइजेस रहेंगे, पोर्स रहेंगे डिफरेंट साइजेस के, वो होगी जो बेड मैं बोल रही हूँ दैट इज स्टेशनरी फेज। ठीक है। यहाँ पे जो बेड रहेगा उसमें डिफरेंट साइजेस के पोर्स रहेंगे, और जो हमारा एनालाइट है वो भी डिफरेंट साइजेस का मिक्सचर है। ये एनालाइट जब भी हम यहाँ से पास करेंगे वो अपने करस्पॉन्डिंग बेड्स, अपने करस्पॉन्डिंग साइज का जो बेड है, जो भी एनालाइट है वो वहां पे करस्पॉन्डिंग एम्बेडेड हो जाएगा। ठीक है। और जो एनालाइट को मूव करने में हेल्प करता है दैट इज मोबाइल फेज। अब हमने एनालाइट डाला, सपोज यहां पे कोई साइज है, ठीक है, ये मूव नहीं कर पा रहा है, ये जो हमारा स्टेशनरी फेज है ये हमारे एनालाइट को, कुछ एनालाइट के कुछ पार्टिकल को मूव नहीं होने दे रहा है, तो जो हमारा मोबाइल फेज रहेगा वो हेल्प करेगा एनालाइट को मूव करने में। डिपेंड करेगा कि आपके छोटे साइज हैं, वो क्या करेंगे, जो छोटे साइज है वेट भी कम है, दूसरे एस्पेक्ट में देखें तो वेट भी कम है, वो जल्दी मूव करेंगे अपनी करस्पॉन्डिंग बेड में एम्बेडेड होने के लिए। बट जो जिनका साइज बड़ा है वो आराम आराम से धीरे धीरे स्लोली मूव करेंगे अपने करस्पॉन्डिंग बेड, अपने पोर्स को अपने करस्पॉन्डिंग बेड साइज में जो पोर्स हैं उसमें एम्बेडेड होने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, एक एनालाइट जिसे हमें, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन है, ये कॉलम है जिसमें हमारे बेड्स स्टेशनरी फेज है। ये मैंने एग्जांपल आपको दिया है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो सेपरेशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ आयंस जो सेपरेशन होगा उसमें यहाँ पे जो बेड्स रहेंगे वो डिफरेंट आयंस के रहेंगे। ठीक है। सपोज अगर हमें सेम टाइप का, अगर हमें प्लस कोई कैटायंस हैं उनको सेपरेट करना है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, हम उसमें करेंगे कि एनायंस रहे, वो अट्रैक्ट कर ले, रिपेल करेंगे तो वो फ्लो हो जाएंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो एनालाइट जो है हमारा वो मिक्सचर है कैटायन और एनायन का, तो हमारा जो बेड बना है वो कैटायन बेस्ड बेड बना हुआ है जो हमारी स्टेशनरी फेज है। कैटायन एनायन है, तो क्या होगा, जब हमने वो मिक्सचर डाला जिसमें कैटायंस भी हैं एनायंस भी हैं, तो उसमें से कैटायंस क्या होंगे, वो फ्लो कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, इल्यूट में आ जाएंगे, बट जो एनायंस हैं वो करस्पॉन्डिंग कैटायन से एक बॉन्डिंग बना लेंगे। तो उसके बाद ये, और इसमें भी क्या होगा, हम एक मोबाइल फेज लेंगे जो ये एनालाइट को, जिसमें डिफरेंट आयंस हैं, उसको मूव करने में हेल्प करेगा। ये होती है आयन बेस्ड जो क्रोमेटोग्राफी होती है। तो मेरा यहाँ पे बेसिकली आपको समझाने का एक ये है कि जो बेसिक होता है क्रोमेटोग्राफी का, जो जो चीजें हम इन्वॉल्व करते हैं इसमें, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक पार्ट होता है, वो होता है एनालाइट, another is column, stationary phase, मोबाइल फेज, एंड ये कॉटन प्लग्स तो वो अगर हम सिंपल लेबोरेटरी में कर रहे हैं तब है, अगर एडवांस लेबोरेटरी में ये आजकल कॉटन प्लग ये नहीं होता है। अगर हम सिर्फ कॉलम क्रोमेटोग्राफी लेबोरेटरी स्केल पे कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल जो लैब्स में होते हैं उसमें हम लोग इसको ऐसे यूज करते हैं। अदरवाइज वो जो हायर स्केल अप जो हो रही है उसमें ये कॉटन प्लग नहीं होता है, वो पूरी ऑटोमेटेड होती है, कंप्यूटराइज्ड क्रोमेटोग्राफी होती है, जैसे जीसी हो गया, एचपीएलसी हो गया, ये सारी। तो बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, जिसमें एनालाइट होगा, स्टेशनरी फेज होगी, मोबाइल फेज होगा और वो कॉलम होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब इसमें आगे मूव करते हैं। इसमें फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, मैंने अभी आपको जैसे बताया, जो जो इसके पार्ट हैं, सॉलिड जो आपका स्टेशनरी फेज है, जो मोबाइल फेज है, जो आपका एनालाइट है, यही फैक्टर्स आपकी क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब क्या है कि जो भी मिक्सचर है हमारा, हो सकता है वो स्टेशनरी फेज के साथ कंपेटेबल हो, मतलब वो कंपेटेबल मींस वो स्टेशनरी जो फेज है वो आपके एनालाइट को सपोर्ट करे मूव करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए सपोर्ट भी कर सकती है, बट एट द सेम टाइम जो आपकी स्टेशनरी फेज है वो आपके एनालाइट को मूव करने को रिटार्ड भी कर सकती है, उसका मोशन, उसका मूवमेंट रिटार्ड भी कर सकता है।
तो ये भी एक जो है फैक्टर रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है कि आपकी क्रोमेटोग्राफी किस तरह से हो रही है। जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर क्रोमेटोग्राफी के लिए, उसमें एक ये भी होता है। वो क्या होगा, जो स्टेशनरी फेज जिसको अलाउ कर रही है वो तो इजिली मूव होके बाहर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, बट जिसको नहीं कर रही वो क्या होगा, वो धीमे धीमे मूव करेगा, वो उसका मूवमेंट जो है धीमे होगा, उसको सेपरेशन होने में उसके टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बताते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं सॉरी, कौन कौन से टाइप होते हैं क्रोमेटोग्राफी के। कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, थिन लेयर टीएलसी जिसको हम लोग बोलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद आता है एचपीएलसी हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी। ये डिफरेंट टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी होती है। इनका मैं आप लोग को थोड़ा सा बताती हूँ, मेन जो इसका पार्ट होता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी पे, ठीक है, या सपोज कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी वही जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसमें पिक्चर जो दिखाई थी वही है, पूरा स्ट्रक्चर वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। हम लोग कॉलम क्रोमेटोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, हमने अपना एनालाइट डाला, उसमें उसके लिए बेड्स हम लोग तैयार करते हैं जो कि स्टेशनरी फेज होती है उसकी, उसमें मोबाइल फेज एक डालते हैं जो कि आपके एनालाइट को मूव करने में सपोर्ट करती है कि वो मूव करे, और अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस या साइजेस हो गए या चार्जेस हो गए, चार्ज पार्टिकल्स हो गए, उसके बेसिस पे हमारा एल्यूट हमें मिलता जाए और जो कंपाउंड्स हैं वो सेपरेट होते जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब मैं आपकी इसमें आपको थोड़ा सा शेयर करती हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रोमेटोग्राफी का कैसे करते हैं। ये देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लिक्विड फेज होती है, सॉलिड फेज होती है, ठीक है, मोबाइल फेज होती है। ये हमारा एक ग्लास, इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं, इसमें एक हमारा ग्लास चैम्बर होता है ये, ठीक है, इसमें कोई सॉल्वेंट डालते हैं, ये हमारी क्या है, दैट इज मोबाइल फेज, ठीक है। सपोज हमने ये रेड डॉट रखा है, ये जो सबसे पहला रेड डॉट है, इसको हमें देखना है कि ये सिर्फ जस्ट इट्स अ सिंपल कंपाउंड और इट्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इसलिए हमने जो पेपर लिया है, क्रोमेटोग्राफिक पेपर, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक। इस पेपर को हम लोगों ने थोड़ा सा डिप किया है ये आपके मोबाइल फेस पे, ये हमारी मोबाइल फेज है। और यहाँ स्टेशनरी फेज क्या है, जो सॉलिड क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया है दैट इज स्टेशनरी फेज, या सॉलिड फेज या स्टेशनरी फेज। सारी चीजें हो गई जो मैंने अभी आपको बताई थी। ग्लास चैम्बर हो गया, मोबाइल फेज, दिस सॉल्वेंट इज mobile phase, and this paper chromatography paper is a stationary phase, and this is your analyte, red dot जो मैंने रखा, ये जो red dot दिख रहा है that is analyte। आपका पर्पस है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि हमारा red dot is a simple compound और a mixture of compound, ठीक। मैंने इसको स्लाइड डिप किया है इस पेपर को, और इसमें क्या करते हैं, जब भी हम जहां डिप करते हैं वो ये रेड पॉइंट जो होता है, जो सपोज यहाँ पे होना चाहिए, जो आपकी ब्लू लाइन दिख रही है ना, बस जस्ट आपके सॉल्वेंट से टच होता हुआ होना चाहिए, बस। उसके बाद क्या होता है, जो कैपिलरी एक्शंस होते हैं, आप लोग ने कैपिलरी एक्शन जानते होंगे, कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे ये मूव करता है ये डॉट, ठीक है। अब ये डॉट, वही मैंने जो बताया स्टेशनरी फेज, इसके जो रेड डॉट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको कितना सपोर्ट कर रहा है मूव करने में, ठीक। ये सॉल्वेंट फेज कितना सपोर्ट कर रहा है इसको मूव करने में, जितना ये कॉम्पेटेबल होंगे स्टेशनरी फेज एंड जो ये आपके जो इसके कंपोनेंट हैं, आपके एनालाइट हैं, वो कितना कॉम्पेटेबल है एक दूसरे के, वो कंपोनेंट उतना ही फास्ट मूव करेगा। सपोज ये येलो डॉट है, ये येलो डॉट आप देख रहे हैं ये आगे निकल गया है, इट्स मीन इट इज मूविंग फास्टर देन दैट दिस पिंक डॉट। क्यों? Because this stationary phase is not supporting the movement of this component, but it is supporting the movement of this yellow component.
ठीक है। तो कंक्लूजन में अगर हमने फिर क्या करते हैं, हम लोग इस पेपर को जब पूरा देख लेते हैं कि पूरा रन हो गया, उसके आगे कोई कंपाउंड्स नहीं विजिबल है, डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं विजिबल हैं, तो इस पेपर को फिर वी विल टेक इट आउट। फिर इसकी हम स्टडी करते हैं, तो हमारा पता चलता है कि इसका रिटेंशन टाइम निकालते हैं, फ्रैक्शंस निकालते हैं कि कौन सा कंपाउंड आगे पहुंच गया है, ये हमें पता, ये हम करते हैं फिर स्टैंडर्ड से कंपेयर करके कि नहीं इसमें ये कंपाउंड्स हैं और ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कंक्लूजन में आया कि नहीं, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। इस तरह से हमारी जो होती है ये पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। सेम जो नेक्स्ट हमारी आती है टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में इट इज जस्ट लाइक अ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जस्ट लाइक अ पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें बस जो सॉलिड फेज रहती है, जो स्टेशनरी फेज रहती है, दैट इज अ ग्लास प्लेट्स। ठीक, जहां यहाँ पे जो हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया है, इसकी जगह टीएलसी में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, एक सॉलिड फेज वो ग्लास प्लेट रहती है जो हमारी सिलिका कोटेड रहती है। डिफरेंस मेन जो होता है वो इसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में और पेपर क्रोमेटोग्राफी में यही रहता है। बाकी आपकी एक मोबाइल फेज, एक स्टेशनरी फेज यहाँ पे ग्लास प्लेट हो गई विद द सिलिका कोटिंग, और जो मोबाइल फेज रहेगी वो ये सॉल्वेंट रहता है। तो इस पेपर की जगह यहाँ पे हम लोग ग्लास प्लेट रख देते हैं और इसी तरह से किसी भी कंपोनेंट का, एक कंपाउंड का एक ड्रॉप लगाते हैं, फिर उसको रन होने देते हैं। इसी तरह से लिक्विड जो मोबाइल फेज होती है वो हेल्प करेगी, और जो आपकी स्टेशनरी फेज होती है वो भी एक दूसरे को ये हेल्प करती है अपनी कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट करने में कि कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। तो टीएलसी एंड थिन लेयर, टीएलसी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी इज समवट सेम, बट डिफरेंस लाइज in the use of paper chromatographic paper and TLC प्लेट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलिका जेल, एल्यूमिना और सेल्यूलोज, इन सब की हम लोग एक प्लेट बनाते हैं। फिर आती है गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए क्या होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी में हम लोग गैसियस सब्सटेंस जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम लोग गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और गैस जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है that is associated with the mass spectroscopy also, GCMS, इसीलिए इसको जो बोलते हैं ना GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जनरली हम लोग यूज करते हैं। और इसमें हम क्या यूज करते हैं कि जो गैस क्रोमेटोग्राफी में हमें, जैसे नेम से ही क्लियर है कि हमें देखना है कि गैस में कितने कितने कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो इसका हम लोग गैस, जो भी हम लोग कंपाउंड आइसोलेट, जो भी हमें गैस एनालाइज करानी है, उसके लिए भी हम लोग एक स्टेशनरी फेज तैयार करते हैं। और दूसरी होती है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जो होती है वो एक इनर्ट गैस होती है। ठीक है, जो गैस को जो है इसको जो हमारा एनालाइट है, दैट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसको हेल्प करता है मूवमेंट में विद दैट क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। ठीक, इसमें क्या है, हमने जो हमारा मिक्सचर है गैसेस का, वो हम लोग इसमें जो है डालते हैं, मिक्सचर डालते हैं। एक हमारी स्टेशनरी फेज होती है प्लस मोबाइल फेज होती है। मोबाइल फेज जो होती है वो इनर्ट गैस एसोसिएटेड रहती है। और इसमें क्या होता है, हम लोग गैसेस को हीट करते हैं, जिससे क्या होता है, इसका जो क्या होगा, जब हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा गैसेस का, तो इसकी वोलेटिलिटी कितनी है, कितना ये ज्यादा मूव कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, कितना जल्दी ये वेपराइज हो रहे हैं, उस पे, उनके बेसिस पे इनका सेपरेशन होता है। इनका मीन्स बॉइलिंग, एक तरह से हम कह सकते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, क्योंकि जितना बॉइलिंग टेम्परेचर जैसे होगा वो उतनी जल्दी वेपराइजेशन उनका उस तरह से होगा। तो डिपेंड करता है कि जो हमारी गैसेस है वो कितनी जल्दी बॉयल हो रही है। जितनी जल्दी बॉयल होगी क्या होगा, उतना ज्यादा उनका वेपराइजेशन होगा, जल्दी वेपराइजेशन होगा। तो इनके वेपराइजेशन के बेसिस पे हम गैसेस का डिफरेंशिएशन करते हैं। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का फंक्शन क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का फंक्शन होता है कि जो भी हमारी गैस वोलेटाइल हो रही है, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट जैसे बढ़ रहा है, कौन कौन सी गैसेस सेपरेट हो रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी उसका पूरा स्पेक्ट्रम बनाता जाता है।
कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं, वो उसके पूरे स्पेक्ट्रम क्रोमेटोग्राम देते हैं पीक्स के फॉर्म में। उसके बेसिस से पता चलता है कि ये गैस ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका वेपराइजेशन ज्यादा है, इसका वेपराइजेशन कम है। अगेन फिर हम इसका जो है वो कैसे कर निकालते हैं, कोई रिजल्ट पे कैसे पहुंचते हैं। ये तो हमारा सैंपल था जिसमें हमें कोई आइडिया नहीं था कौन कौन सी गैसेस, उसमें अगेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड्स। गैस क्रोमेटोग्राफी में इंजेक्ट करते हैं, एक स्टेशनरी फेज होगी, वोलेटाइल जो इनर्ट गैस, वो एक स्टेशनरी फेज होगी, वो मोबाइल फेज, नोन गैसेस का मिक्सचर रहता है जो स्टैंडर्ड रहता है, उससे हम कंपेयर करके उसका क्रोमेटोग्राम जनरेट करते हैं, फिर अपने सैंपल्स को और स्टैंडर्ड को कंपेयर करके रिजल्ट निकालते हैं। तो ये तो हो गया आपका गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये इसमें सेपरेशन होता है गैसेस का, डिफरेंट गैसेस का ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट आता है HPLC। HPLC को हम लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी डिफाइन करते हैं, और प्रीवियसली इसको हम लोग हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते थे। हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों कहते थे? बिकॉज कि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाई प्रेशर के थ्रू इस क्रोमेटोग्राफी में इंजेक्ट करते थे for the separation of their for the separation into different components, जो भी उनके into its different components, जो भी इनके components हैं उसमें ये separate हो जाएं with the help of higher pressure. Next, nowadays we are calling it high performance liquid chromatography. Why? Because ये जो performance है liquid chromatography की, ये आपकी जो कंसंट्रेशन रहती है कंपाउंड्स की, माइन्यूट कंसंट्रेशन को भी ये जो है सेपरेट कर लेता है। मींस अगर कोई माइक्रोग्राम में भी है तो ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसको सेपरेट कर देती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका मेनली इसका जो है यूज होता है। वही मैंने जैसे बताया कि इसमें भी एक स्टेशनरी फेज होती है, एक मोबाइल फेज होती है। ठीक है, जो सैंपल को एक हमारे मोबाइल फेज जो होती है उसके साथ हम सैंपल को मिक्स करके इंजेक्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, जब हम क्रोमेटोग्राफी में उसको इंजेक्ट करते हैं तो स्टेशनरी फेज वही सेम जैसे मैंने अभी आपको उसमें बताया, पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो आपके जो कंपोनेंट्स हैं, सपोज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन को आपको सेपरेट करना है, या कोई डिफरेंट आपके शुगर कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसके बेस्ट स्टेशनरी फेज तैयार करी जाती है। और ये स्टेशनरी फेज जो है डिपेंड करती है कि आपका सैंपल कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग स्टेशनरी फेज को डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी स्टेशनरी फेज लेनी है। ठीक है, हर तरह की क्रोमेटोग्राफी में ये जो होती है, ये सबसे पहले यही होता है कि हमारा कौन सा हमारा सैंपल हमें कौन सा सैंपल हमें यूज करना है, इस पे डिपेंड करती है। तो इसमें क्या होता है, जो मैंने बताया कि सॉल्वेंट के साथ हम लोग अपने सैंपल को मिक्स करते हैं, और कॉलम में ये सब कॉलम बने होते हैं इसके, जिसको कॉलम बोलते हैं। ये पैक्ड कॉलम पूरे जो है अवेलेबल भी रहते हैं, और कॉलम पैकिंग का काम भी होता है कहीं किसी लैब्स में। तो ये पूरा डिपेंड करता है किसी भी क्रोमेटोग्राफी में आपकी स्टेशनरी फेज कौन सी होगी, मोबाइल फेज कौन सी होगी, ये डिपेंड करेगा आपको कौन से सैंपल्स जो है वो डिफरेंशिएट करवाने हैं, जिनको आपको सेपरेट आउट करना है, मिक्सचर किसका है आपका। और इसको फिर हाई प्रेशर के थ्रू इसमें हम लोग कॉलम में इंजेक्ट करते हैं अपने सैंपल्स को, और फिर ये जो है आपके सैंपल्स वही क्रोमेटोग्राम्स जो है पीक्स के फॉर्म से मिलते हैं, फिर उसकी हम लोग स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके स्टडी करते हैं। हाई प्रेशर जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC है, इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये माइन्यूट क्वांटिटीज को भी सेपरेट आउट कर लेता है, रीड कर लेता है। इसलिए आजकल मोस्टली जो है यही हम लोग यूज करते हैं फॉर द इवैल्यूएशन, फॉर द जो है इस इवैल्यूएशन ऑफ द कंपोनेंट्स और क्वांटिफिकेशन के लिए और एनालिसिस के लिए। जो हमारे बायोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी बात में कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये होती है HPLC।
नेक्स्ट आती है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? एफिनिटी मींस आपका कितना किस कंपाउंड का किससे कितनी एफिनिटी हो रही है। एफिनिटी से जैसे नेम के नेम से ही क्लियर है कि जो आपके बेड्स बन रहे हैं, जो सपोज आपका इंटरैक्शन किसी भी कंपाउंड का जो हमें सेपरेट करना है, उसका इंटरैक्शन दूसरे जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसके साथ कैसा कॉम्बिनेशन है, कैसी बॉन्डिंग है, ये होती है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब क्या है, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करते हैं। ये इट्स अ वेरी स्पेसिफिक बिकॉज ऑफ द देयर इंटरैक्शंस। ठीक है, ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ योर एनालाइट एंड इंटरैक्शन ऑफ योर बेड्स, इसके बेसिस पे होता है। ये मोस्टली जो है जो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं टू सेपरेट आउट द बायो कंपाउंड्स। ठीक, बायोकेमिस्ट्री में हो गए वही, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए आपके, और प्रोटीन के कंपाउंड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, एंजाइम्स हो गए। एंजाइम्स में हम लोग क्या देख सकते हैं? एंजाइम में हम लोग देख सकते हैं कि क्या है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है ना। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमने कोई बेड तैयार किया, सपोज वो किसी एंजाइम का बेड है, ठीक है, वो किसी एंजाइम का बेड है, तो हम अगर उसमें से किसी भी एक हाँ, आप सपोज ही मान लीजिए किसी भी एंजाइम का बेड हमने तैयार किया है, तो वो जो उसमें से हम लोग पास करेंगे मॉलिक्यूल्स, वो उस पर्टिकुलर एंजाइम के साथ जो है एक बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, ये नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, ये एक बॉन्डिंग बना लेगा अपने करस्पॉन्डिंग एनालाइट के साथ, और जिसकी बॉन्डिंग नहीं बनेगी वो जो है आपके सेपरेट आउट हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक, अब फिर अगेन मैं बोलूंगी कि यहाँ पे जो आपके एनालाइट्स हैं उनके लिए एक हमें मोबाइल फेज चाहिए रहती है उसको वहां से पास होने के लिए। ठीक है, वो मोबाइल फेज आएगी। मोबाइल फेज जो है आपके इस एंजाइम्स के बेड से रिएक्ट करेगी, बॉन्डिंग होगी, और जो नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस आएगा उनके बीच में, और एनालाइट जो है एक एफिनिटी बना के उसके साथ स्टक हो जाएंगे। फिर इस बेड्स को निकाल के हम लोग डिफरेंट मोबाइल फेजेस पास करके उसको सेपरेट आउट करते हैं। इस तरह से ये होती है एफिनिटी मेन क्रोमेटोग्राफीज का हमारा जो बेसिक रहता है वो यही रहता है कि हम लोग का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, कि हमें किस तरह के बायोमॉलिक्यूल्स को, किस तरह के कंपाउंड्स को जो है डिफरेंशिएट करना है, किस सेपरेट आउट करना है, किसका क्वांटिफिकेशन करना है, और किसका क्वालिटी जो है किसका हमको वही कि किस तरह से हमें किस कंपाउंड का यूज चाहिए करना है, उसके बेसिस पे ही डिफाइन करते हैं कि कौन सा कंपाउंड है, उसके बेसिस पे कौन सी क्रोमेटोग्राफी सही रहेगी। जैसे कुछ चीजें तो जैसे नाम से ही क्लियर है, जैसे हाई HPLC है, वो अगर हमें माइन्यूट क्वांटिटीज देखनी है, डिफरेंट मिक्सचर है, कई सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें तो हम HPLC यूज कर लेंगे। गैस के लिए गैस यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट हमारा आता है ये जो इसमें, और जो हमारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी रहती है, इसके जो बेड्स रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एंजाइम्स है, ये इसमें फ्लोरेसेंस बेड्स भी हम लोग तैयार करते हैं। फ्लोरेसेंस बेड्स से जैसे कि कोई जो है कोई एंटीजन है, या फ्लोरेसेंट हम लोग ने कोई एंटीजन को हमने फ्लोरेसेंट डाई से टैग कर दिया है। ठीक, अब हमें क्या देखना है, सपोज हमारा बेड रेडी है, जो बेड से मीन्स हमारा है स्टेशनरी फेज, हमारी स्टेशनरी फेज है वो रेडी है, किसमें, एंटीजेंस के साथ। एंटीजेंस जो है वो हमारे फ्लोरेसेंट डाई से टैग्ड है। ठीक, अब इसमें हमें क्या डालना है, एंटीजन से कौन करस्पॉन्ड करेगा, कौन एफिनिटी बनाएगा, एंटीबॉडीज। ठीक, तो फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंट एंटीबॉडीज का मिक्सचर, हमें नहीं पता है कि हमारी कौन सी एंटीबॉडीज हैं, लेकिन हमारे एंटीजेंस हैं वो नोन है, एंटीजेंस हमारे नोन है, और लेकिन एंटीबॉडीज का मिक्सचर हमें हमारे पास है, जिसको हम इस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें हमारे एनालाइट में कौन सी एंटीबॉडीज है। उस एंटीबॉडीज के मिक्सचर को हम इस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू पास करेंगे, एनालाइज करेंगे। हमने अपना एंटीबॉडी का मिक्सचर लिया, उसको इसके थ्रू पास किया। अब क्या होगा, जो भी एंटीजन उस करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो आपस में जो है एफिनिटी क्रिएट कर लेंगे।
नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू एफिनिटी क्रिएट कर लेंगे, उनके बीच में एक इंटरेक्शन हो जाएगा और वो क्या होंगे, वो एंटीबॉडी और एंटीजन वहीं स्टक हो जाएंगे। बाकी जो आपके एंटीबॉडीज हैं वो रिमूव होते जाएंगे फ्रॉम द कॉलम, उस कॉलम से वो रिमूव होते जाएंगे। ठीक है, अब फिर क्या है, ये हमें पता चल गया कि ये पर्टिकुलर एंटीजेंस हमारे नोन है, ये इस एंटीबॉडी से अटैच हुए हैं। तो और जो बाहर निकले हैं उनके हम देखेंगे कि कौन कौन से बाहर निकले हैं, और ये एक फ्लोरेसेंट डाई से भी अटैच है, तो इस डाई के थ्रू भी हम एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी है, या फिर एंटीजन जो हमारी नोन है उसके थ्रू भी हमें पता चल जाएगा कि कौन सी पर्टिकुलर एंटीबॉडीज इस हमारे एनालाइट में प्रेजेंट है। तो ये फंक्शन होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। बायोटीन होते हैं डिफरेंट बायोटीन से भी हम लोग जो है प्रोटीन्स ये इसको टैग कर सकते हैं, एंटीजेंस भी होते हैं, एंटीजेंस को भी टैग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमारे रहेंगे स्टेशनरी फेज में टैग रहते हैं। ठीक है, प्योर फिर उससे क्या होगा कि एंटीबॉडीज जो हमें मिल रहे हैं वो प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे। जो मिक्सचर है वो मिक्सचर से सपोज 4 टाइप्स के एंटीबॉडीज हैं और आपके एंटीजन से जो है सिर्फ सिंगल टाइप का ही अटैच होगा, क्योंकि जो हमारा बेड है, जो स्टेशनरी फेज है, वो सिंगल टाइप ऑफ एंटीजन की ही बनी हुई है। तो उससे सिर्फ एक ही टाइप के एंटीबॉडी अटैच होंगे और बाकी जितने 2, 3, 4 टाइप्स वाले हैं वो सब पूरा फ्लैश आउट हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। तो इससे प्योर एंटीबॉडीज हमें मिल जाएगी। सिमिलरली हम इसी तरह से प्रोटीन का भी सेपरेशन कर सकते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का भी सेपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। जैसे मैंने बताया गैस का सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, कि आपको गैसेस में कौन कौन से मिक्सचर हैं। एचपीएलसी का मैंने बताया कि एचपीएलसी जो है कितने तरह के कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट कर सकती है। इसी तरह ये आपका है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। नेक्स्ट हमारा आती है आयन एक्सचेंज, जो ये लास्ट वाली। आजकल हम लोग सिर्फ बेसिक जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है या जो टीएलसी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही सिर्फ कराते हैं। जो एडवांस क्रोमेटोग्राफीज हैं वो एचपीएलसी है, जीसी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जैसे मैंने स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू अर्लियर कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन को जब हमें सेपरेट आउट करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारे बेट्स हैं उनको हम एक पर्टिकुलर टाइप के या आइदर दैट विल बी कैटायन और दैट विल बी एनायन। इट विल बी डिपेंड्स कि आपका जो एनालाइट है वो मोस्टली कैटायंस हैं उसमें या मोस्टली एनायंस हैं। ये आप जो है आप पहले डिसाइड करेंगे कि आपका जो एनालाइट्स में क्या है। उसी के अपोजिट चार्ज का जो होता है वो बेड तैयार होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। बेड मींस स्टेशनरी फेज तैयार होगी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। सपोज कि आपको जो है जो कैटायंस हैं वो आपको रिमूव करने हैं, आपको एनायंस वाले कंपाउंड्स जो हैं वो आपको सेपरेट करने हैं। तो जो आपका बेड होगा वो कैटायन बेस्ड बेड होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जो कैटायन बेस्ड बेड होगा उसमें से जो आपके एनायन बेस्ड कंपाउंड है वो उसमें से बॉन्डिंग कर लेंगे और जो कैटायन बेस्ड कंपाउंड्स हैं वो फ्लैश आउट हो जाएंगे। इस तरह से ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी डिपेंड करता है आपके कंपाउंड्स में कितने तरह के आयन्स हैं, और जब आपके आयनिक कंपोनेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स को आपको सेपरेट करना है तब हम लोग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। ठीक है, मैंने फिर भी बताया कि जो कॉलम्स होते हैं, जो स्टेशनरी फेज होती है, वो हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो है कौन सा कंपाउंड हम आइसोलेट करना है। सपोज अगर वो अमीनो एसिड का मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम लोग अगर अमीनो एसिड का डिफरेंट मिक्सचर देखें तो अमीनो एसिड्स क्या हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, उसमें कैटायन जैसे अमीनो ग्रुप वाले हो गए। ठीक है, तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो उसके लिए जो हम बेड तैयार करेंगे वो नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड्स का तैयार करेंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कंपाउंड्स का तैयार करेंगे। तो इस तरह से जो आयन एक्सचेंज में है वो चार्ज्ड आयन्स की, आयनिक कंपाउंड्स का सेपरेशन। और डिपेंड फिर अगेन मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहूंगी, जो स्टेशनरी फेज होती है वो डिपेंड करती है कि आपका कंपाउंड एनालाइट कौन सा है जो आपको आइसोलेट करना है या जिसका क्वांटिफिकेशन करना है, जिसकी एनालिसिस करनी है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी।
साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी से हमारा यहाँ पे साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी जो होती है ऑन द सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये होता है साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, इसमें जो बेड्स बनते हैं और इसको हम लोग जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, जेल फिल्ट्रेशन मींस इसमें जो बेड्स बनते हैं इसको जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, जेल सेपरेशन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी सब बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को डीएनए में बताया था, उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल होता है, उसमें डीएनए मॉलिक्यूल जो है मूव करते हैं, उसी तरह से ये होता है। बट लेकिन इसमें क्या है, ये क्रोमेटोग्राफी है। ठीक, इसमें हम लोग जेल प्रिपेयर करते हैं। ठीक, और फिर उस जेल में डिपेंड करेगा वो जेल का पोर साइज कैसा है। जेल का पोर साइज, अगर हमारे साइज जो है मॉलिक्यूल्स जो भी हमारा एनालाइट है उसके साइज बड़े हैं तो हम लोग जेल का कंसंट्रेशन वैसे लेंगे, जेल का जो पोर साइज होगा वो भी बड़ा होगा। अगर हमारे छोटे हैं तो वो उस तरह से होगा। ठीक है, सपोज हमने एक जेल प्रिपेयर किया और उसमें से अपने जो मिक्सचर है, एनालाइट है, उसको पास किया। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर पोर साइज छोटे हैं तो जो एनालाइट है जो छोटे साइज के हैं वो उसमें एम्बेडेड हो जाएंगे। ठीक है, एंटर कर जाएंगे मीडिया में, आपके जेल में। जो बड़े वाले हैं वो फ्लैश आउट हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, वो बाहर निकल आ जाएंगे ट्रैप। लेकिन अगर क्या है, अगर हमारा जेल का जो साइज है, पोर्स उसके बड़े हैं, तो बड़े पोर साइज वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो आपका एनालाइट है, वो उसमें टैप हो जाएंगे और छोटे निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ साइज इसका जो है जेल एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं कि हमारा जो भी मटेरियल है उसका क्या साइज है, उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं इसका एनालिसिस। ठीक है, और इसमें क्या है कि डिपेंड करता है कि जो भी, अगर छोटे मॉलिक्यूल हैं तो वो जल्दी निकल जाएंगे, बड़े मॉलिक्यूल है वो धीमे धीमे मूव करेंगे। वो तो क्लियर है कि क्या साइज है उसका। अब इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं मेनली वो करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरली स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। उसकी स्टडी हम लोग इसमें करते हैं कि वो जो है कौन सा, हमें कौन से प्रोटीन का स्ट्रक्चर कौन सा है, क्या हमें करना है, उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो वही की पॉलिशिंग स्टेप जो होता है, पॉलिशिंग स्टेप में भी हम लोग इसका कि किसी की पॉलिशिंग करनी है कि कैसे, प्योरिफिकेशन में जो लास्ट प्योरिफिकेशन स्टेप अगर किसी कंपाउंड का करना है तब हम लोग करते हैं पॉलिशिंग स्टेप। हम लोग बोलते हैं कि फाइनली इस पर्टिकुलर कंपाउंड का साइज ये है और हमें इसको फिर से एक बार अगर हमें रिफाइन करना है कि नहीं यही साइज है हमारे कंपाउंड के, तो उसमें भी हम लोग ये साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। अदरवाइज इसका हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ जैसे ये है ना, मैं आपको एक देती हूँ, ये टेबल एक मैंने बना रखी है, इसमें कुछ इसके दिए हुए हैं साइज कि कैसे, किसका क्या हम लोग यूज करते हैं, किस क्रोमेटोग्राफी में कौन सा स्टेशनरी फेज और कैसे यूज करते हैं। ये एक छोटा सा है, कुछ मेन जो है उसके लिए ये मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी। जैसे एड्सॉर्प्शन वही है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी बहुत अभी भी कई सारी हैं क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन मींस जब किसी आपका जेल कोई है उसमें कोई कंपाउंड एड्सॉर्ब होके हम लोग उसका सेपरेशन करें, वो होती है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसमें जैसे हम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का, इसमें क्या है, साइज एंड शेप के बेसिस पे इसका भी जो होता है साइज एंड शेप के बेसिस, क्यों एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब मींस किसी सॉलिड सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल आपका एम्बेडेड हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, वो भी वही है सेज ऑफ, उसमें भी साइज और शेप के बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन होता है, एनालिसिस होती है। इसमें भी हम लोग जो स्टेशनरी फेज होगी वो हाइड्रेटेड जेल होगी और इसकी मोबाइल फेज यूजुअली एक्वस हो सकती है,
जो भी होगी वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा जो है वो कंपाउंड है। अब आयन एक्सचेंज में देखिए सॉल्यूट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, हम जान रहे हैं कि आयनाइज्ड जो है कंपाउंड्स हैं, आयनाइज्ड मॉलिक्यूल हैं जिनको हमको सेपरेट करना है। अब इसमें फिर वही स्टेशनरी फेज या जिनको मैं बेड्स बोल रही थी, आयनाइज्ड ग्रुप के साथ बेड बना हुआ है, बनाएंगे हम, ठीक है। फिर इसमें क्या लेंगे, बफर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग मोबाइल फेज बफर क्यों ले रहे हैं कि इसमें पीएच पे कोई चेंजेस ना हो, जो भी हमारे सोल्यूट हैं या जो एनालाइट है हमारा उसके पीएच पे कोई चेंज ना हो, ठीक। जेल फिल्ट्रेशन जो मैंने अभी बताया आपको, जेल एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, इसमें भी ये एब्जॉर्प्शन होगा। जेल है तो वो एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल्स के, तभी वो साइज के बेसिस पे वो सेपरेट होगा। यूजुअली ये देखिए एब्जॉर्बेंट जेल होता है इसमें, या इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, और यहाँ पे होगा नॉन पोलर होगा, कोई उसमें चार्ज नहीं होगा। नॉन पोलर मीन्स कोई चार्ज नहीं होगा। ये इसका मोबाइल फेस होगा। फिर है पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, मींस पेपर जो है उस पर्टिकुलर कंपाउंड को जो आपको टेस्ट करना है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। स्टेशनरी फेस मैंने बताया क्रोमेटोग्राफिक पेपर या वॉट्समैन पेपर आते हैं, वो यूज करते हैं। एक्वस फेस हमने जो उसकी मोबाइल फेस ली थी वो एक्वस फेस लेते हैं इसमें, तभी वो हम लोग कैपिलरी एक्शन के थ्रू वो जो है जो भी कंपाउंड है जो भी हमें एनालिसिस करनी है वो मूव करता है। नेक्स्ट आता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी डिपेंड करता है कि उसको वही पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में भी उसकी सॉलिबिलिटी, उसका जो मोबाइल फेस होता है, स्टेशनरी फेस होता है, वो कितना सपोर्ट कर रहा है उसकी, उस पे डिपेंड करता है सेपरेशन उसका। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में सॉलिबिलिटी, वही जो यहाँ पे लिखा है ना, सॉलिबिलिटी के बेसिस पे कि इस आपके स्टेशनरी फेज में या आपके मोबाइल फेज में कंपाउंड्स जो है वो कितना सॉल्युबल है, कितनी इजीली, पार्टीशन मींस कितनी इजीली वो मूव कर रहे हैं कॉलम में, उसके बेसिस पे यहाँ पे ये जो है सेपरेशन होता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी अगेन एब्जॉर्प्शन है, इसमें जो हमारा होता है वो ये रेजिन्स भी हो सकते हैं और सेल्यूलोज भी हो सकता है। मैंने सिलिका के भी बेड्स होते हैं मैंने बताया। और फिर जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में था, मोबाइल फेज जो है वो एक्वस होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी, इसमें भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, लिक्विड और सॉलिड मैंने बताया। लिक्विड मेनली क्या है, लिक्विड हम लोग यूज करते हैं ना, क्योंकि जो यहाँ पे स्टेशनरी फेज होती है क्या है वो स्टेशनरी फेज, हम लोग इसमें भी गैसेस होती है, ये गैसेस ही होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। और यहाँ पे क्या है, ये भी एक जो मोबाइल फेज मैंने बताया वो इनर्ट गैस लेके हम लोग उसके जो हमारा सैंपल है उस इनर्ट गैस, मोबाइल फेज और हमारे सैंपल का मिक्सचर उसको लेके हम लोग पास कराते हैं डिफरेंट कॉलम्स के थ्रू, तब ये हमारा जो है ये पूरा सेपरेशन होता है। तो ये यहाँ पे ये थोड़े मैंने बताए थे कि क्या क्या सॉल्यूट प्रॉपर्टी मींस जो आपका सैंपल है वो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्टेशनरी सपोर्ट में स्टेशनरी फेज कौन सा होना चाहिए और उसका रिस्पेक्टिव मोबाइल फेज क्या होना चाहिए। तो ये डिफरेंट तरह की क्रोमेटोग्राफीज होती हैं इसमें, ये और भी सेम वही चीज है, इसमें भी वही चीज है, ये डिफरेंट तरह की क्रोमेटोग्राफीज है। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बेसिस पे हम सिलेक्शन करते हैं कि हमें कौन सी क्रोमेटोग्राफी जो है हम यूज कर सकते हैं, किसका हमें किस चीज का हमें एनालिसिस करना है, इसके बेसिस पे हम लोग इसका डिफाइन करते हैं। ये डिफरेंट क्रोमेटोग्राफीज का मेनली जो है बायोकेमिकल कंपाउंड्स के सेपरेशन में यूज होता है। ये आज के हमारे 3 टॉपिक्स थे जो मैंने थोड़ा सा जल्दी में कवर किया क्योंकि मुझे मेन था आप लोग को इसका प्रिंसिपल समझाना और इसकी वर्किंग समझाना कि कैसे जो है हम लोग इसका यूज करते हैं, क्या इसका प्रिंसिपल होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। क्रोमेटोग्राफी का बेनिफिट्स ये है कि आप कोई भी मिक्सचर अगर आपके पास कंपाउंड्स का आया है तो आप उसको इजिली एनालाइज कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में हमारे क्या क्या मिक्सचर है, या कोई आपको किसी प्लांट से कोई एक्टिव कंपोनेंट मिला है तो हम HPLC के थ्रू उसका एनालिसिस कर सकते हैं, या किसी अगर आप बैक्टीरियल कल्चर कर रहे हैं उसमें से कोई गैसेस आपकी कलेक्ट हुई है तो हम जीसी के थ्रू उस गैसेस का एनालिसिस कर सकते हैं कि उसमें हमें कौन सी गैस कितनी क्वांटिटी में निकली है। ये आज के हमारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। सर कुछ और है आप लोग के कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ समझ में ना आए